अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता देती कि हमने क्या डिस्कस किया था। लास्ट टाइम हमने देखा था सोशियोलॉजी ऑफ बॉडी के बारे में। हमने देखा था कि सोशियोलॉजी ऑफ माइंड क्या होती है, ठीक है। यानी हमने बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखा था और मेजर मेजर थ्योरीज देखी थी अबाउट सोशियोलॉजी। अब आज हमने जहाँ से कंटिन्यू करना था वो था हमारे पास क्वालिटी ऑफ माइंड इन सोशियोलॉजी। हमारा ये लास्ट टॉपिक था वो रह गया था। ये कवर करके हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे। ओके। सो हमारे पास क्वालिटी ऑफ माइंड इन सोशियोलॉजी की बात की गई है। क्वालिटी ऑफ माइंड बेसिकली क्या होती है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ माइंड सोशियोलॉजी में एक इमेजिनेशन है, ठीक है। यानी जब हम क्वालिटी ऑफ माइंड की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे माइंड की क्या कैपेबिलिटी है कि वो पर्सनल एक्सपीरियंस और सोशल फोर्सेस को कैसे कनेक्ट करता है, ठीक है। हम जब क्वालिटी ऑफ माइंड को स्टडी करते हैं ना तो हम उसमें ये देखते हैं कि इंडिविजुअल लाइफ पे सोशियोलॉजी या कल्चर या इन्वायरमेंट का क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। सो क्वालिटी ऑफ माइंड बेसिकली जब हम एक पर्सन की स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जिस सोसाइटी में वो बंदा रह रहा है, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, उसका उसके माइंड पे क्या इफेक्ट है, ठीक है। जैसे आपको पता है अगर आप डिप्रेस्ड इन्वायरमेंट में रहो, आप ज्यादा डाउन इन्वायरमेंट में रहो, तो अल्टीमेटली आपकी ग्रोथ इतनी नहीं हो पाती। आप ओपन इन्वायरमेंट में रहो जहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन हो, आपकी वहां पे डेवलपमेंट अच्छी होती है, ठीक है। यानी इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है, साइकोलॉजी से रिलेटेड एग्जांपल है कि आपके पास जो ज्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं ना, उनके बच्चे जो हैं वो जरा अ, उनकी माइंड डेवलपमेंट या उनकी जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना अच्छा डेवलप नहीं होता। जबकि जो लीनियंट थोड़े पैसिमिस्टिव पेरेंट्स होते हैं, थोड़े जो है वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को एक लेवल तक सेट करते हैं, उन पेरेंट्स के बच्चों की डेवलपमेंट ज्यादा होती है, उनकी ग्रोथ जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है। सो आप किस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे हो, आपका सोशल कॉन्टेक्स्ट कैसा है, आपका कल्चर क्या है, ये सब मिल के आपकी जो है वो बॉडी की डेवलपमेंट कराते हैं। सो क्वालिटी ऑफ माइंड इन सोशियोलॉजी का ये मतलब है कि आपकी एबिलिटी क्या है कि आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को और सोशल फोर्सेस को किस तरह से मीनिंग देते हो, किस तरह से कनेक्ट करते हो, ठीक है। ओके। सो हमारे पास यहाँ से हमारा मेजर टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है कि इलनेस इन मेडिकल सोशियोलॉजी क्या है, ठीक है। इलनेस बेसिक एक कंसेप्ट है कि इलनेस क्या होती है कि जब इंसान को ऐसा लगे कि वो बीमार है और उसको लगे कि वो अपना सोशल रोल फुलफिल नहीं कर सकता, तो इसको हम कहते हैं इलनेस, ठीक है। और मेडिकल सोशियोलॉजी से हम इसको कनेक्ट करेंगे कि सोशल फैक्टर का, सोसाइटी का, इन सबका मिलके जो है वो क्या अफेक्ट होता है एक पर्सन की इलनेस पे। ओके। तो सबसे पहले डेफिनेशन होती है किसी भी चीज की। यहाँ पे इलनेस की डेफिनेशन है, ठीक है। इलनेस इन मेडिकल सोशियोलॉजी रेफर टू सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस ऑफ सिम्टम एंड सफरिंग फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सन हु इज सिक, ठीक है। यानी जो पर्सन बीमार है ना, उसको ऐसा लग रहा है वो बीमार है। अब लाजमी नहीं है कि वो बीमार हो, यानी उसको कोई डिजीज हो। इट्स जस्ट अ सब्जेक्टिव परसेप्शन, यानी आपको लग रहा है कि आप बीमार हो, लाजमी नहीं है कि आप बीमार हो। यानी मुझे लग रहा है कि मुझे फीवर है, मेरा जिस्म दर्द हो रहा है, मुझे फीवर है, बट एक्चुअल में जब मैंने आपका टेम्परेचर चेक किया तो आपको फीवर नहीं था, ठीक है। सो इलनेस बेसिकली क्या है, आपका सब्जेक्टिव परसेप्शन है। यानी मैं एज अ पर्सन हूँ और मुझे लग रहा है मैं बीमार हूं ना, तो वो इलनेस है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने यही डेफिनेशन लिखी है, इट रेफर्स टू सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। सब्जेक्ट कौन होता है, वो बंदा खुद। तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस ऑफ सिम्टम एंड सफरिंग फ्रॉम परस्पेक्टिव ऑफ पर्सन हु इज सिक, ठीक है। यानी वो पर्सन खुद, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं बीमार हूँ। अब इलनेस में जब हम मेडिकल सोशियोलॉजी में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं इट इनकम्पासेस हाउ इंडिविजुअल परसीव देयर कंडीशन एंड हाउ इट अफेक्ट्स देयर डेली लाइफ एंड इंटरेक्शन विद अदर, ठीक है। जब हम इलनेस की मेडिकल सोशियोलॉजी को पढ़ेंगे या इलनेस के बारे में हम सोशल जो है वो कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, तो हम ये देखेंगे कि एक पर्सन की बीमारी उसके सोशल वर्क पे किस तरह से अफेक्ट कर रही है, उसकी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रही है, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन कि सब्जेक्टिव परसेप्शन ऑफ बीइंग अनवेल, ठीक है, या सब्जेक्टिव परसेप्शन ऑफ बीइंग सिक, और उस सिकनेस का आपकी डेली लाइफ पे, आपके इंटरेक्शन पे, आपके सोशल जो भी कॉन्टेक्स्ट है उस पर क्या फर्क पड़ता है। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास सिक रोल थ्योरी के बारे में। अब आपको पता है आप बीमार होते हो ना, तो आप अपने घर वालों को कहते हो कि मैं कोई काम नहीं कर सकता।
यानी आप सिक रोल जो है वो अपना कंसीडर कर लेते हो कि आई कैन डू एनीथिंग, मैं बीमार हूँ। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट है ना, जिसमें पर्सन अपने आप को सोशली एक्सप्रेस करता है कि मैं बीमार हूँ, उसको बेसिकली हम सिक रोल कहते हैं। ठीक है, अब सिक रोल को हम पढ़ते हैं तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जो कंसेप्ट था हमें टैलोक पार्सन ने 1951 में दिया था। ठीक है, जो सिक रोल थ्योरी है वो बेसिकली ये डिस्क्राइब करती है कि सोशल एक्सपेक्टेशन ऑफ बिहेवियर फॉर इंडिविजुअल हु इज कंसिडर्ड इल। ठीक है, यानी हमारी एक सोशल एक्सपेक्टेशन होती है कि बंदा बीमार है तो ये काम नहीं कर सकता, ये बंदा बीमार है तो ये काम नहीं कर सकता। तो जो बीमार बंदा है उससे हमारी सोसाइटी की क्या एक्सपेक्टेशन होती है और उस बीमार बंदे को क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, ये बेसिकली हमने देखना है। ठीक है, इट हाईलाइट्स दैट बीइंग सिक इज नॉट जस्ट अ मेडिकल कंडीशन बट ऑल्सो सोशली रिकॉग्नाइज्ड रोल। ठीक है, आप बीमार हो, ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल मसला नहीं है, उसका सोशियोलॉजिकल भी इफेक्ट है। आप अपने सोसाइटी के काम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आप इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे, वॉट एवर जो भी मसले आपको सोसाइटी में फेस करने पड़ते हैं, अब हमने उनको देखना है। ठीक है, जब हम सिक रोल थ्योरी की बात करते हैं तो उसमें कुछ की एस्पेक्ट्स होते हैं। यानी सिक रोल थ्योरी कहती है कि जो बंदा सिक रोल कंसीडर कर रहा होगा ना, उसमें ये 4 पॉइंट्स लाजमी होंगे। वो 4 पॉइंट्स क्या है? पहला पॉइंट है कि द सिक पर्सन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम नॉर्मल सोशल रोल। जो बंदा बीमार हो हम उसको कहते हैं कि आप आमतौर पे जो डेली लाइफ में काम करते थे अब आपने वो नहीं करना, आपने बस बेड पे लेट जाना है। ठीक है, सो दैट इज योर सिक रोल। हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो बंदा बीमार है वो आमतौर पे जो काम करता था वो नहीं कर पाएगा। जैसे आपके घर में एक छोटा भाई है, ठीक है, वो बीमार है, पहले आप उसको बाजार से कुछ चीजें लेने भेज देते थे, अब आपको पता है वो बीमार है तो आप उसको वो नॉर्मल काम जो आप उसे कहते थे अब आप नहीं कहोगे। सो इट इज द assumption ऑफ सिक रोल। ठीक है, कि वो बंदा बीमार है तो वो अपनी नॉर्मल डेली एक्टिविटीज नहीं कर सकता। नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या है? द पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडीशन। हम ये कहते हैं कि जो बंदा बीमार है वो उसकी गलती नहीं है कि वो बीमार है। ठीक है, आप उस बंदे को ब्लेम नहीं कर सकते कि तुम्हारी गलती की वजह से तुम बीमार हो। ठीक है, तो सिक रोल थ्योरी का एक एस्पेक्ट ये भी है कि जो बंदा बीमार होगा हम उसको ब्लेम नहीं करेंगे कि आप अपनी गलती की वजह से बीमार हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द सिक पर्सन मस्ट ट्राई टू गेट वेल। डेफिनेटली कोई भी ऐसा बंदा नहीं होता जो चाहे कि वो बीमार ही रहे। बीमारी इटसेल्फ भी एक बहुत बड़ा मसला होती है। जो पर्सन बीमार होता है वो बहुत ज्यादा बोर हो जाता है, बहुत ज्यादा जो है वो बुरा फील करता है। ठीक है, तो वो दुआ भी खुद बेचारा कर रहा होता है कि मैं ठीक हो जाऊं। सो सिक रोल थ्योरी ये कहती है कि जो सिक पर्सन होगा वो खुद कोशिश कर रहा होगा वेल होने की, यानी वो चाह रहा होगा कि वो हेल्दी हो जाए या वो वापस रूटीन लाइफ की तरफ आ जाए। और लास्ट पॉइंट है द सिक पर्सन शुड सीक एंड कोऑपरेट विद मेडिकल हेल्प। अगर आप ठीक होना चाहते हो तो उस पर आप कोशिश करनी चाहिए कि जो मेडिकल हेल्प या जो डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया आप उसको फॉलो करो। ठीक है, अगर आप बीमार हो, आप मेडिसिन नहीं खाओगे तो डेफिनेटली मैं तो यही समझूंगी ना कि आप ठीक ही नहीं होना चाहते। ठीक है, सो बेसिकली सिक रोल थ्योरी के ये 4 कंसेप्ट हैं कि वो बंदा जो बीमार है वो नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं कर सकता, बीमारी में उसकी गलती नहीं है। ठीक है, वो पर्सन जो है वो उसको कोशिश करनी चाहिए वेल होने की और उसको मेडिकल हेल्प के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। सो ये क्या आपके पास की एस्पेक्ट्स हैं सिक रोल के। ओके, सो हम अब नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। इलनेस बिहेवियर इन सोशियोलॉजी। ठीक है, सिक रोल आपको पता चल गया। अब इलनेस बिहेवियर के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। यानी जब आप बीमार हो तो आपके सिम्टम्स, आपकी मेडिकल केयर, आपके सिम्टम की इंटरप्रिटेशन कैसी है, आप किस सिम्टम को कितना जो है वो सीरियस लेते हो, आप अपने आप को घर में सेल्फ रेमेडीज और होम रेमेडीज और ट्रीटमेंट करने की कैसे कोशिश करते हो, ये सारे इलनेस बिहेवियर में आ जाते हैं। यानी आप बीमारी के टाइम पे किस किस तरह से बिहेव करते हो, ऑल दैट इज इंक्लूडेड इन योर इलनेस बिहेवियर। ठीक है, अब इसको रीड कर लेते हैं। इलनेस बिहेवियर रेफर टू द वे इन विच पीपल रिस्पॉन्ड टू सिम्टम्स। आप बीमार हो, आप अपने सिम्टम्स को कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, ये आपके इलनेस बिहेवियर में आएगा। आप अपनी हेल्थ को कैसे मॉनिटर करोगे, कैसे डिसीजंस लोगे और मेडिकल केयर कैसे जो है वो सीख करोगे। यानी आप किस हद पे जाके कहोगे कि हाँ मुझे डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। ठीक है, हम पहले तो ये कोशिश करते हैं, बीमार है, फीवर है, हम कोशिश करते हैं कि सेल्फ ट्रीटमेंट करें, पैनाडोल लें, ग्रुपिन लें और हम कोशिश करें कि हम नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ जाएं। जब हमारी बीमारी या हमारा इशू बहुत थोड़ा स्वेयर होता है, हमें लगता है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते, नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, तो कितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास आते हैं या कितनी लेट डॉक्टर के पास आते हो, ऑल दैट इज इंक्लूडेड या ऑल दैट इज रिलेटेड टू योर सोशल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है,
जो आपके थोड़े हाई फाई और अपर क्लास के लोग होते हैं वो फौरन ही डॉक्टर के पास चले जाते हैं। आपके मिडिल क्लास के थोड़ा लेट जाते हैं, और जो आपके सबसे लोअर क्लास के हैं वो बेचारे तो बीमारी में भी काम करते रहते हैं, और वो तब तक नहीं जाते हैं अनटिल अनलेस उनका इशू ज्यादा सीवियर ना हो। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है कि आप डिसीजंस कैसे लोगे, और आप मेडिकल केयर कब सीख करोगे, कब डॉक्टर के पास जाओगे। इट इन्वॉल्व इंटरप्रिटेशन ऑफ सिम्टम। आप सिम्टम को क्या मतलब देते हो, सेल्फ ट्रीटमेंट, अपनी बीमारी का खुद इलाज कैसे करते हो, और हेल्थ केयर सर्विसेज को किस हद तक यूज करते हो। ठीक है। ऑल दैट इज इंक्लूडेड इन योर इलनेस बिहेवियर डेफिनेटली। या आपके अपने पर्सपेक्टिव पे है ना कि आप डॉक्टर के पास कब जाते हो, आप डॉक्टर की मेडिकल हेल्प को कितना जो है एक्सेप्ट करते हो, जो डॉक्टर ने आपको मेडिसिन कही है उनको कितना फॉलो करते हो, आप होम्योपैथिक में बिलीव करते हो या आप आइडियोपैथिक में बिलीव करते हो। ठीक है। या एलोपैथिक में। कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं हम जो है वो सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे, हम जो एलोपैथिक या मॉडर्न मेडिसिन है वो नहीं लेते। ठीक है। तो ये पर्सन के अपने अपने बिलीफ होते हैं, अपने अपने सोशल पर्सपेक्टिव होते हैं। आप लोग थोड़ा एडवांस जाके हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे ना, तो आप लोग ये देखोगे कि जो जैपनीज है ना, वो तो ये मॉडर्न मेडिसिन लेते ही नहीं है। उनके उनकी अपनी डिग्रीज होती हैं, जापानीज और चाइनीज की, उनकी चाइनीज और जापानीज मेडिसिन की अपनी डिग्रीज होती हैं, और वो उन्हीं के जरिए अपना ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें कोई उनके रेड राइस और फर्मेंटेड राइस और इस तरह से करके डिफरेंट जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके जरिए वो इलाज करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली आपको इन्हीं चीजों के बारे में बताया। अब आपके इलनेस बिहेवियर पे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, ये मैंने ऊपर थोड़ा सा आइडिया आपने को दे दिया कि कल्चर नॉर्म्स, आप किस कल्चर से बिलोंग करते हैं और आपके कल्चर में नॉर्मल किस चीज को समझा जाता है। ठीक है। सोशल क्लास, मैंने आपको बताया कि जो थोड़े हाई फाई फैमिली के लोग होते हैं, यानी जो अपर क्लास के लोग हैं, वो जल्दी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लोअर क्लास के तब तक नहीं जाते जब तक उनकी हालत बहुत खराब ना हो जाए। एक्सेस टू हेल्थ केयर। अब देखो डेफिनेटली अगर आपके आसपास एक जो है वो नॉर्मल जो है वो अमाउंट पे नॉर्मल कंडीशन में आपको अगर हेल्थ केयर की एक्सेस मिल रही है, तो कौन पर्सन जो है वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, हर पर्सन जाएगा और कोशिश करेगा वो जल्दी ट्रीट हो जाए। ठीक है। सो एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर इज इम्पोर्टेंट। आपके आसपास, आपके एरिया में, आपकी रेजिडेंस में या आपके शहर में एटलीस्ट अच्छे हॉस्पिटल्स अवेलेबल होने चाहिए। उनकी कॉस्ट जो है वो एक ऐसे लेवल पे होनी चाहिए कि हर पर्सन उसको एक्सेस कर सके। तो एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बेसिकली उस पर्सन की अपनी साइकी पर डिपेंड करता है। जैसे आपके घर में जो है वो थोड़े जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो तो कहते हैं कि आपको जुकाम में और आपको फीवर में मेडिसिन खानी ही नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं मौसमी बुखार है, ठीक है, या आपका जो है वो सोर थ्रोट यानी आपका गला खराब हो, तो वो कहते हैं शहद वाला पानी लो। यानी आपके घर के जो बड़े बड़े बुजुर्ग है ना, वो तो ये मॉडर्न मेडिसिन को बिलीव ही नहीं करते इतना। ठीक है। तो ये उनका इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल फैक्टर है, यानी उनको लगता है कि जो सारी मेडिसिन है ये केमिकल है। ठीक है। तो ये क्या है, इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल फैक्टर है। अब मैं हूँ, मैं बिलीव करती हूँ कि नहीं, मुझे लगता है कि मुझे होम्योपैथिक मेडिसिन खानी चाहिए। आप हो, आप कहते हो नहीं होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई इफेक्ट नहीं, एलोपैथिक मेडिसिन खानी चाहिए। ठीक है। तो ये हर बंदे की अपनी अपनी साइकी है, हर बंदे के अपने अपने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और वो उनके अकॉर्डिंग बिहेव करता है। तो इनलेस बिहेवियर डिपेंड करता है आपकी कल्चर नॉर्म पे, आपकी सोशल कास्ट पे, आपके एक्सेस टू हेल्थ केयर और इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे। आई होप मैं आप सबको एक्सप्लेन कर सकी और आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ इलनेस होते हैं। ठीक है। आपके पास डिफरेंट जो है वो टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है। एक है एक्यूट, एक है क्रोनिक, एक मेंटल इलनेस, कम्युनिकेबल इलनेस और नॉन कम्युनिकेबल इलनेस। एक्यूट इलनेस क्या होती है? एक्यूट हम जहाँ पे यूज करते हैं वहां पे सडन एंड स्वेयर आ जाता है। ठीक है। तो एक्यूट इलनेस ऐसी इलनेस होती है जो आपका शॉर्ट टर्म यानी थोड़े ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होती है, होती सडन है। ठीक है। और यूजली क्योरेबल होती है। सडन और स्वेयर। ठीक है। और आपके पास क्या होती है, क्योरेबल होती है, जल्दी से उसका इलाज हो जाता है और वो जल्दी से ही अकर होती है वो बीमारी। सो दैट विल बी एक्यूट इलनेस। नेक्स्ट है आपके पास क्रोनिक इलनेस। क्रोनिक इलनेस ऐसी होती है जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, समटाइम लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है। जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन आपको एक दफा हो गया तो वो लाइफ लॉन्ग है, उसका कोई ट्रीटमेंट मतलब उसका ट्रीटमेंट है बट उसका क्योर नहीं है। यानी आप उसको वक्ती तौर पे उसको कंट्रोल रख सकते हैं लेकिन उसका परमानेंट इलाज कोई नहीं है। ठीक है।
और ऐसी जो बीमारियां हैं वो मैनेज की जाती है रेदर देन क्योर। यही जो मैंने बात की कि आप उसको ट्रीट कर सकते हो, आप उसको एक मेंटेन लेवल पे रख सकते हो, बट उसका परमानेंट सॉल्यूशन या परमानेंट इलाज कोई नहीं। आपको डायबिटीज हो गई सो वो हो गई, आप उसको क्योर नहीं कर सकते। हाइपरटेंशन हो गया सो वो हो गया, क्योरेबल नहीं है बट ट्रीटेबल है। आप उसको एक कंट्रोल लेवल पे रख के अपनी जिंदगी जो है वो एक नॉर्मल तरीके से गुजार सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस ऐसे डिसऑर्डर हैं जो कि आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। उसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, शिजोफ्रेनिया, यहाँ पे फर्दर मेंशन नहीं है, ओसीडी, बाइपोलर डिसऑर्डर, मेनिया, जर्नलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, मल्टीपल आपके मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। और आपकी ऑलमोस्ट 6 सेमेस्टर में जाके आपका मेंटल हेल्थ का पूरा सब्जेक्ट आ गया जिसमें आपको ये सारे डिसऑर्डर्स पढ़ाए जाएंगे। तो मेंटल इलनेस जो है वो बेसिकली आपके मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के साथ डील करते हैं, जिसमें आपका शिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन और एंजाइटी आ जाता है। नेक्स्ट आपका कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीज ऐसे डिजीजेस होते हैं जो आपके एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड हो सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेबल में ज्यादा आपके कौन से आ जाएंगे, वायरल वाले आ जाएंगे। सम बैक्टीरियल भी जो है वो ट्रांसमिट हो सकते हैं, सम बैक्टीरियल ट्रांसमिट नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे डिसऑर्डर जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर हो सकते हैं, वो आइदर कॉन्टेक्ट से हो, वो चाहे आपके एयरबोर्न हो, वो चाहे आपके सेक्रीशंस की वजह से हो, चाहे वो आपके सेक्सुअल कॉन्टेक्ट की वजह से हो। सो एनी दैट डिसऑर्डर विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वो आपके पास कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। यानी जो आप एक पर्सन को है तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक चले गए। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, आपके एसटीडीज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, आपके कॉन्टेक्ट डिजीजेस जैसे किसी स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट की वजह से हो सकते हैं। आपके पास एयरबोर्न, आपके पास सेक्रीशन वाले, आपके पास जो है वो ऐसे सारे डिसऑर्डर जो कि आपके कॉन्टेक्ट से या एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ऐसे डिजीज जो मुझे है तो मुझे टच करके या मेरे सेम इन्वायरमेंट में सांस लेने से या मेरे साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से आपको नहीं होंगे, सो दैट विल बी नॉन कम्युनिकेबल इलनेसेस। जैसे कि डायबिटीज, ठीक है। आप किसी बंदे के जो है वो उसका स्लाइवा वाला खाना खा लो, आप उसके साथ कॉन्टेक्ट कर लो, वट एवर जो भी कर लो, तो आपको उसकी डायबिटीज ट्रांसफर नहीं हो सकती। एक बंदे को कैंसर है तो उसका कैंसर आप तक ट्रांसफर नहीं हो सकता। एक पर्सन को हार्ट डिजीज है तो वो आप तक ट्रांसफर नहीं होगा। तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनमें नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस आ जाते हैं, यानी ऐसे डिजीजेस जो कि इन्फेक्शियस नहीं होते, यानी पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर नहीं होते। ओके, अब यहाँ तक आपके पास सारी टाइप्स ऑफ इलनेसेस क्लियर होगी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, हमारे पास है स्टेजेस ऑफ इलनेस। अब हम ऐसे ही बैठे बैठे बीमार तो नहीं ना हो जाते, एक आपके पास सीक्वेंस पूरा फॉलो होता है। सबसे पहले आपको सिम्टम फील होते हैं, फिर आपको लगता है कि हाँ मैं बीमार हूँ, देन आप जो है वो डॉक्टर के पास जाते हो। देन आप जब आज जब डॉक्टर आपको डिक्लेयर कर देते हैं कि आप एक्चुअल में बीमार हो, तो आप बिल्कुल जो है वो रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हो। आप जो है वो बिल्कुल कंप्लीट रेस्ट करते हो, कोई नॉर्मल एक्टिविटी नहीं करते, अपनी जॉब से ऑफ ले लेते हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो अपनी कॉलेज से ऑफ ले लेते हो और कंप्लीट रेस्ट करते हो। और लास्ट में जब आप रेस्ट करते हो तो आपकी रिकवरी हो जाती है और रिहेबिलिटेशन होती है, फिर आप नॉर्मल रूटीन लाइफ की तरफ आ जाती है। मैंने आपको समराइज किया, अब इसको रीड कर लेते हैं। हमारे पास टोटल 5 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है सिम्टम एक्सपीरियंस। सिम्टम एक्सपीरियंस का मतलब है कि जब आपकी बॉडी में सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपको फील हो रहा है कि आपकी बॉडी में चेंजेस अगर हो रहे हैं। नेक्स्ट है एजम्पशन ऑफ सिक रोल। जो निशा बच्चे आप काइंडली स्क्रीन को खराब नहीं करो, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करो, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट एजम्पशन ऑफ सिक रोल। एजम्पशन ऑफ सिक रोल में कि अब मुझे लगा कि यार एक्चुअली मैं वाकई बीमार हो गई हूँ, ठीक है। पहले सिम्टम आए, सिम्टम के बाद मैंने एज्यूम किया कि एक्चुअली आई एम इल। उसके बाद जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि एक्चुअली आई एम इल, तो मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास, मेडिकल केयर कॉन्टेक्ट, सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प एंड डायग्नोसिस, ठीक है। जब हम एजम्पशन ऑफ सिक रोल होता है ना, तो हम खुद पहले एक्सेप्ट करते हैं कि हम बीमार है, और हम अपने फैमिली मेंबर से, अपनी मदर से, अपने जो है वो फ्रेंड से उन्हें कहते हैं कि मैं बीमार लग रहा हूँ, मुझे चेक करो, मुझे फीवर तो नहीं हो रहा। ये क्या है, एजम्पशन ऑफ सिक रोल है। और फिर उसके बाद मेडिकल केयर कॉन्टेक्ट, आप डॉक्टर के पास जाओगे। नेक्स्ट है डिपेंडेंट पेशेंट रोल। जैसे ही आपको
हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने बता दिया ना कि आप बीमार हो, तो आपने अपना ट्रीटमेंट एक्सेप्ट किया और हेल्थ केयर प्रोवाइडर की एडवाइस पे जो है वो डिपेंडेंट हो गए और आप रेस्टिंग स्टेज में चले गए कि अब मैं बीमार हूँ, मुझे रेस्ट की जरूरत है। नेक्स्ट है रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन। अब रिकवरी में आप कंप्लीटली जो है वो आपकी इलनेस खत्म हो गई, और रिहेबिलिटेशन में अब आप नॉर्मल लाइफ की तरफ आ रहे हो। आप कोशिश कर रहे हो कि जो जो आपके नॉर्मल एक्टिविटीज थी आप वो कैरी ऑन कर सको। कि आपके पास क्या थी, स्टेजेस ऑफ इलनेस थी। पहले सिम्टम एक्सपीरियंस, दूसरा एजम्पशन ऑफ सिक रोल, फिर मेडिकल केयर कॉन्टेक्ट, फिर डिपेंडेंट पेशेंट रोल, और फिर रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन। ओके, सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन इलनेस एंड डिजीज। अब मैं आप लोगों को जो है वो बार बार बताई थी कि आपकी इलनेस और डिजीज में फर्क है। ठीक है, इलनेस बेसिकली क्या है कि मुझे लग रहा है मैं बीमार हूँ, ठीक है, और डिजीज क्या है कि एक्चुअल में डॉक्टर को भी लग रहा है कि आप बीमार हो, वो बेसिकली क्या है, डिजीज है। ठीक है, ओके। द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन ऑफ बीइंग अनवेल, यानी मेरा अपना बिलीफ और मेरा अपना परसेप्शन कि मैं बीमार हूँ, दैट विल बी इलनेस। और डिजीज क्या है, द ऑब्जेक्टिव मेडिकल डायग्नोसिस ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन बाय हेल्थ केयर। ठीक है, यानी आप इल आपको लगा कि आप बीमार हो, तो आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको एक मेडिकल डायग्नोसिस लेबल कर दिया, आपकी पैथोलॉजिकल कंडीशन को आइडेंटिफाई कर लिया और एक्चुअल में बताया कि आपको ये मसला है। ठीक है, लाजमी नहीं होता कि हर टाइम जब आप इल हो तो एक्चुअल में आप डिजीज भी हो। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है हमें लगता है हम बीमार है बट हम बीमार नहीं होते, हमें लगता है हमें फीवर है बट हमें फीवर नहीं होता। ठीक है, तो इलनेस जस्ट आपका सब्जेक्टिव परसेप्शन है, आपको लग रहा है मैं बीमार हूँ, और डिजीज क्या है, एक्चुअल में उसका मेडिकल डायग्नोसिस है और डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको क्या मसला है। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंस है बिटवीन योर इलनेस एंड डिजीज। अब मॉडल्स ऑफ इलनेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको मार्क कर लो। ठीक है, मॉडल्स ऑफ इलनेस बेसिकली हमें ये बताते हैं कि हम इलनेस को किस तरह से कंसीडर कर सकते हैं, कि इलनेस का कॉज क्या है या उसकी वजह क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 5 मॉडल हैं। एक है बायोमेडिकल मॉडल, ठीक है, दूसरा आपके पास है बायो साइको सोशल मॉडल, तीसरा आपके पास साइकोसोमेटिक मॉडल, फिर आपके पास सोशल मॉडल, और लास्ट में आपके पास है इकोलॉजिकल मॉडल। ठीक है, अब है बायोमेडिकल मॉडल। नाम से बात है, बायोमेडिकल मॉडल कहता है कि आपकी जो बीमारी या आपका जो डिजीज है ना, उसमें सिर्फ आपके बायोलॉजिकल फैक्टर इन्वॉल्व है, यानी कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, सिर्फ या फिर कोई आपकी बॉडी की पैथोलॉजिकल कंडीशन, ये चीजें इन्वॉल्व है और इन्हीं की वजह से आपको बीमारी होती है। वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को, इन्वायरमेंटल फैक्टर को, सोशल फैक्टर को कंसीडर ही नहीं करता। ठीक है, यानी बायोमेडिकल मॉडल ये कहता है, बायोमेडिकल मॉडल ये कहता है कि सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर मेरी बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंट और सोशल फैक्टर्स का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बायो साइको सोशल मॉडल। बायो साइको सोशल मॉडल नाम से बात है कि वो कहता है कि आपकी बीमारी ना सिर्फ बायोलॉजिकल बल्कि सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर के मिलने से बनती है, यानी अकेले सिर्फ जो है वो बैक्टीरिया वायरसेस की वजह से भी नहीं होगा, बल्कि साथ में मेरी साइकोलॉजिकल कंडीशन, साथ में मेरे सोशल फैक्टर, मैं किस तरह की जो है वो इन्वायरमेंट में रह रहा हूँ, वगैरह वगैरह भी मेरी जो इलनेस है उस पर इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास साइकोसोमेटिक मॉडल। साइकोसोमेटिक मॉडल जो है वो बेसिकली क्या कहता है कि आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर आपकी बीमारी को लीड करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि जब आप 6th सेमेस्टर में जाके मेंटल हेल्थ करोगे ना, तो वहां पे आपके पास एक पूरा चैप्टर है सोमैटिक इलनेस से रिगार्डिंग। सोमैटिक इलनेस क्या होती है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सोमैटिक इलनेस ऐसी इलनेसेस होती हैं जो कि आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से होते हैं, बट उनकी बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन कोई नहीं होती। यानी ये कि एक बंदा जो है वो शदीद डिप्रेशन में है और उस डिप्रेशन की वजह से वो पैरालाइज हो गया। ठीक है, अब डिप्रेशन और पैरालिसिस का इटसेल्फ तो कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, यानी कोई पैथोलॉजिकल उनका सीक्वेंस फॉलो नहीं होता। ठीक है, तो ये बेसिकली जो आपका सोमैटिक इलनेस है ना, वो उन इश्यूज को जो है वो डील करती है। ओके, सो साइकोसोमेटिक मॉडल बेसिकली ये कहता है कि आपकी जो बीमारी है उस पर आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट रोल है, और आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर आपके फिजिकल सिम्टम्स को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सोशल मॉडल। ठीक है, सोशल मॉडल फोकस करता है सिर्फ सोशल फैक्टर्स पे, कि आप किस क्लास से बिलोंग कर रहे हो, आप कौन सी रेस से बिलोंग कर रहे हो, आपका जेंडर क्या है, आप किस कल्चर में रहते हो, वट एवर जो भी आपके सोशल कंपोनेंट्स में आते हैं, ये सब उन पे फोकस करता है। वो कहता है कि आपके सोशल फैक्टर आपकी बीमारी का कॉज होते हैं। ठीक है, आप किस क्लास में रहते हो, आप
अमीर हो गरीब हो, ठीक है, आप किस रेस से बिलोंग करते हो, आप अफ्रीकन हो, आप अमेरिकन हो, आप जो है वो मिडल ईस्ट में रहते हो, आप चाइनीज, जैपनीज, वॉट एवर, ठीक है। और लास्ट मॉडल है आपके पास इकोलॉजिकल मॉडल। इकोलॉजिकल मॉडल बेसिकली ये कहता है कि आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर का आपकी बीमारी पे जो है वो इन्फ्लुएंस है। लाइक आप पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में रह रहे हो तो आपको लंग्स डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ज्यादा होंगे। अगर आप जो है वो स्मोकी इन्वायरमेंट में रहे तो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स भी जो है वो आपको ज्यादा होंगे। इसी तरह फर्दर आपके पास जो है वो इन्वायरमेंट कैसी है ये अफेक्ट करता है। जो लोग थोड़े जो है वो अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हैं वैसे उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है, ठीक है। जो ओपन इन्वायरमेंट में रहते हैं वो ज्यादा हाइटेड, ज्यादा अच्छे जो है वो ग्रो करते हैं। जो थोड़े डिप्रेस इन्वायरमेंट में रहते हैं उनकी फिजिकल ग्रोथ भी वैसे ही डिप्रेस्ड होती है, ठीक है। तो इकोलॉजिकल मॉडल ये कहता है कि आपकी जो इलनेस है उसमें आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का बहुत रोल है। आपकी पोल्यूशन का, आपकी लिविंग कंडीशन का, ये सारे मिलके आपकी हेल्थ को इम्पेक्ट करते हैं। यहाँ तक हमने सारा देखा इलनेस एंड मेडिकल सोशियोलॉजी को। अब नेक्स्ट हमने देखना है इन्वायरमेंट इन सोशियोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो, वरना हम अपने टॉपिक को कैरी ऑन करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन नहीं आया, इट मीन्स आपको सब कुछ क्लियर है। अब हम देखने क्या है इन्वायरमेंट इन सोशियोलॉजी, ठीक है, कि इन्वायरमेंट क्या है और इन्वायरमेंट का जो है वो क्या इम्पैक्ट आता है। ओके, थैंक यू अक्सा। अक्सा को सब समझ आ गई है, ठीक है। ओके, सो वी आर डीलिंग विद इन्वायरमेंट, ठीक है। अब हम देखते हुए कि इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंटल थ्योरीज क्या है, और वो क्या कहती हैं हमारी इलनेस के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारी इन्वायरमेंटल थ्योरीज की डेफिनेशन दी हुई है। Environmental theories in medical sociology examine how societies interact with natural environment and how environmental issues are socially constructed and consequences of environmental degradation on the society। मैं इसको चंक्स में करके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। कि इन्वायरमेंटल थ्योरी बेसिकली ये देखते हैं कि हमारी ह्यूमन सोसाइटी और हमारी नेचुरल इन्वायरमेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, यहाँ तक ये लिखा हुआ है। देन उसने क्या, हाउ इन्वायरमेंटल इशू आर सोशली कंस्ट्रक्टेड, हमारी जो इन्वायरमेंट में भी करंट इशू है उनको हमने कैसे कंस्ट्रक्ट किया। लाइक हमने सारे फॉरेस्ट काट दिए और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो गई जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ गया। तो ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है ये हमने खुद जनरेट किया, ये इन्वायरमेंटल इशू हमने खुद बनाया है, ठीक है। तो वो कहता है हाउ इन्वायरमेंटल इश्यूज आर सोशली कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। और नेक्स्ट वो कहता है एंड द कंसिक्वेंसेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑन द सोसाइटी। अब हमने अपनी इन्वायरमेंट को जो खराब कर दिया, जो उसको पोल्यूटेड कर दिया, उसमें से फॉरेस्ट को खत्म कर दिया, उसमें से नेचुरल एनिमल्स को खत्म कर दिया, ठीक है। हमने आर्टिफिशियली जो है वो अपनी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी है। तो इन सब का हमारी सोसाइटी पे और हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है, हमने इसमें बेसिकली ये देखना है। इसमें हमारे पास की थ्योरी जो है वो टोटल तीन है। एक ह्यूमन इकोलॉजी है, दूसरी ट्रेडमिल ऑफ प्रोडक्शन है, और तीसरी हमारे पास इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन है। ह्यूमन इकोलॉजी बेसिकली ये कहती है कि पॉपुलेशन जो है वो ऑल्टरिंग इन्वायरमेंट को कैसे अडेप्ट करती हैं, ठीक है। ह्यूमन इकोलॉजी में हम बेसिकली ये देखते हैं कि पहले जो है वो सिर्फ जंगल ही जंगल होते थे, तो लोग जंगलों में कैसे रहते थे। फिर आपके पास गांव होते थे तो लोग गांव में कैसे रहते थे। अब अर्बन लाइफ है तो उसमें बॉडी जो है वो कैसे अडेप्ट होती है और कैसे उसके अकॉर्डिंग जो है वो वर्कआउट करती है। तो ह्यूमन इकोलॉजी बेसिकली ये देखता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट और आल्टरिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन पे जो है वो कैसे अफेक्ट करती है। अब अगर आप देखो तो दुनिया के कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे गर्मी बढ़ती जा रही है, दुनिया के कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे सर्दी बढ़ती जा रही है। लाइक वहां पे -50 तक टेम्परेचर जाना शुरू हो गया और यहाँ पे +50 यानी 50 से भी ऊपर जो है वो टेम्परेचर जाना शुरू हो गया। तो ये जो इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं इनको हम कैसे अडेप्ट कर रहे हैं।
ये बेसिकली हमने ह्यूमन इकोलॉजी में देखना होता है। देन नेक्स्ट है ट्रेडमिल ऑफ प्रोडक्शन, फोकस इज ऑन कंफ्लिक्ट बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ का आपकी इन्वायरमेंट पे, आपकी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे क्या इफेक्ट है, हम ट्रेडमिल ऑफ प्रोडक्शन में ये देखते हैं कि कैसे हमारी ग्रोइंग सोसाइटी, कैसे हमारी अर्बन सोसाइटी जो है वो बिल्डअप होती जा रही है, उन बिल्डिंग अर्बन सोसाइटी का हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ये सारा हम ट्रेडमिल ऑफ प्रोडक्शन में देखते हैं। और लास्ट है इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन। इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में देखती है कि आपकी जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वो आपके इन्वायरमेंट पे इफेक्ट ना करे, आपके बस इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड रहे। आपकी ऐसी सोशल पॉलिसीज और ऐसी गुड टेक्नोलॉजी बनाई थी जो आपके इन्वायरमेंट पे बुरा इफेक्ट ना करे। यानी आप ऐसा ना करो कि आप ऐसी ऑटोमोबाइल्स बनाओ कि जो धुआं छोड़ते हैं और आपकी इन्वायरमेंट खराब होती जाए। आप ऐसे ऑटोमोबाइल्स बनाओ जो कि कम से कम एनर्जी, कम से कम फ्यूल पे वर्कआउट करें, या जो कम से कम जो है वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट करें। ठीक है, तो इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन ये देखती है कि हम अपनी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, हम कैसे ऐसी राइट पॉलिसीज बनाए, हमारी गवर्नमेंट कैसे राइट पॉलिसीज बनाए, हमारे रिसर्चर्स कैसे अच्छी टेक्नोलॉजी बनाए कि हमारी इन्वायरमेंट सही रहे। तो ये हमारे पास तीन मेजर थ्योरीज थी। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, बहुत आसान है ये तो। ठीक है, हमारे पास पहली टाइप ऑफ इन्वायरमेंट है नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट कहती है हमारी फिजिकल सराउंडिंग, यानी आपके एयर, वाटर, आपकी सनलाइट, ऑल दोस नेचुरल कंपोनेंट्स आपकी नेचुरल इन्वायरमेंट में आते हैं। बहुत इजी है ये तो। ठीक है, देन सोशल इन्वायरमेंट, आपके जितने भी सोशल कंपोनेंट्स हैं वो आपकी सोशल इन्वायरमेंट में आते हैं। आप किस तरह के कल्चर में रहते हो, आपकी सराउंडिंग में किस तरह के लोग रहते हैं, ठीक है, आपका कल्चर कैसा है, आप जंगल में जाके जो है वो जानवरों के साथ रह रहे हो कि आप शहर में इंसानों के साथ रह रहे हो, ये आपकी सोशल इन्वायरमेंट है ना। कुछ लोग जो है वो जंगल में जाकर सरवाइव करते हैं तो वो जो है वो थोड़ा उनका बिहेवियर क्रूड होता है, और जो थोड़े अर्बन सोसाइटी में रहते हैं उनका बिहेवियर थोड़ा जो है वो डिफरेंट होता है। उसके बाद है बिल्ट इन्वायरमेंट। बिल्ट इन्वायरमेंट है कि हमने कैसे अपनी सराउंडिंग को अपने मुताबिक ढाला हुआ है। आप बिल्डिंग्स में रहते हो तो बिल्डिंग में कैसे अडेप्ट करते हो, आप सिटीज में रहते हो सिटीज में कैसे अडेप्ट करते हो, आप गाँव में विलेज में जाते हो तो वहां कैसे अडेप्ट करते हो। ये आपकी अपनी बिल्ट इन्वायरमेंट है, आपने अपनी सराउंडिंग कैसे बना के रखी है। हमारे घर का अपना माहौल होता है, हमारी डोमेस्टिक अपनी इन्वायरमेंट होती है, हमने अपने घर को अपने अकॉर्डिंग अरेंज किया होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन। इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन बेसिकली क्या है कि हम अप अप ह्यूमन खुद और इन्वायरमेंट, इनके दोनों एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं और कैसे एक दूसरे को मॉडिफाई करते हैं। मुझे लगता है अगर इन्वायरमेंट में ये मसला है तो मैं इसको अडेप्ट करने की कोशिश करूंगी। अगर मैं कह रही हूँ इन्वायरमेंट में पोल्यूशन ज्यादा है तो मैं N95 मास्क लगा के जब बाहर जाना शुरू कर दूंगी। तो आप इन्वायरमेंट और ह्यूमन एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं और एक दूसरे को मॉडिफाई करने की कैसे कोशिश कर रहे हैं, ये हम बेसिकली इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन में देखते हैं। अगर मुझे लगता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने ज्यादा फॉरेस्ट कट कर दिए, तो अब हम गार्डनिंग शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं हम 1000 जो है या 1 बिलियन प्लांट्स लगाएंगे ताकि हम अपनी अपनी इन्वायरमेंट अच्छी कर सकें। तो ये क्या है, बेसिकली इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जिनको बेसिकली हमने देखना होता है। पहला आपके पास है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर वही जो ऊपर हमने बेसिकली थ्योरीज में देखा ना, वही यहाँ पे थोड़े से रिपीट हो रहे हैं। सोशल फैक्टर में आपका कल्चर, आपकी नॉर्म, आपकी सोशल प्रैक्टिस आ जाती है जो आपकी इन्वायरमेंट पर इफेक्ट करती है। इकोनॉमिक फैक्टर में आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपकी इकोनॉमिक सिस्टम कैसे हैं, आपके मुल्क में, आपके शहर में कितनी फैक्ट्रीज, कैसे ग्रोथ है। पॉलिटिकल फैक्टर में आते हैं कि आपकी गवर्नमेंट कैसी पॉलिसीज बनाती है, आपकी गवर्नमेंट कैसे रेगुलेशन बनाती है। आपकी एक गवर्नमेंट आती है वो कहती है हम 1 बिलियन प्लांट्स लगाएंगे, दूसरी गवर्नमेंट आती है वो कहती है हमने प्लांट्स लगाने ही नहीं। तो ये आपकी क्या है, पॉलिटिकल फैक्टर है। अगर आपके मुल्क में जो पार्टीज हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ती रहेंगी तो कैसे आपकी जो है वो आपकी इन्वायरमेंट पे कैसे वो फोकस करेंगे। ठीक है, तो आपकी पॉलिटिकल या कंडीशन कैसी है, आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं, आपके रेगुलेशंस कैसे हैं। ठीक है, आपकी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिसीज कौन सी हैं, आपके हेल्थ केयर या आपके जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स कैसे कोशिश करें आपकी इन्वायरमेंट को अच्छा बनाने की। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। आपकी टेक्नोलॉजी का बहुत रोल है। आपकी टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि आपके इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। ठीक है, टेक्नोलॉजी आपके इन्वायरमेंट को हार्म करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, तो हमने कोशिश करनी है ऐसी फ्रेंडली टेक्नोलॉजी बनाए जो आपके इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ये एक ही चीज को ना डिफरेंट तरीकों से प्रेजेंट किया जा रहा है।
अब अगर हम इन्वायरमेंट की, हमने पहले देखी थी इन्वायरमेंट की टाइप्स, उसमें हमने देखा था कि हमारे पास नेचुरल, सोशल, बिल्ट इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन होता है। अब हम देखने लगे इन्वायरमेंट, फिर हमने देखे इन्वायरमेंट के फैक्टर, अब हम देखेंगे इन्वायरमेंट के कंपोनेंट। कोई भी इन्वायरमेंट होगी इसमें तीन चीजें तो लाजमी होंगी, एक फिजिकल होगी जो कि एयर वाटर लैंड आ जाएगा, दूसरी बायोलॉजिकल होगी, आपके सराउंडिंग में कोई प्लांट्स, एनिमल्स, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, और सोशल इन्वायरमेंट में आ जाएगी कि आपके सराउंडिंग में कोई सोशल इंस्टीट्यूशन होंगे, कोई पार्टिकुलर कल्चर होगा, कोई इंटरेक्शन होगा लोगों का एक दूसरे के साथ, आप जिस कम्युनिटी में रह रहे हो या जिस कंट्री में रह रहे हो उसका दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन होगा, वट एवर जो भी। वो सारे सोशल कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। फिजिकल यानी एयर वाटर लैंड, बायोलॉजिकल यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपकी सराउंडिंग में, और सोशल कंपोनेंट कि आप किन इंस्टीट्यूशन, किन कल्चर से बिलोंग करते हो। ये तीनों चीजें मिलकर आपका इन्वायरमेंट बनाती है। तो ये आपके पास क्या है, तीन कंपोनेंट्स हैं, तीन हिस्से हैं आपके इन्वायरमेंट के। अब हम ये जो इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसमें बेसिकली हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको, हम इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी को समझ के क्या करना चाहते हैं, हम बेसिकली सबसे पहले अंडरस्टैंड करना चाहते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन को। फिर हम कोशिश करना चाहते हैं कि जो इन्वायरमेंट में इश्यूज है ना हम उनको एड्रेस कर सकें। हम मेडिकल सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि हम इन्वायरमेंट के इश्यूज को समझें, फिर हम क्या करें, प्रमोट करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम कोशिश करें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, आप डेवलपमेंट की तरफ जाओ, आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाओ, और हम ऐसी पॉलिसीज बनाएं, हम लोगों को एजुकेट करें, हम पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड करें, और हम ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाएं कि जिससे हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज जो है वो सोल्व हो। ठीक है। थ्री डायमेंशन ऑफ इन्वायरमेंट, अभी मैंने आपको बताया कि डिफरेंट तरीकों से प्रेजेंट किया जा रहा है। पहले हमने कंपोनेंट्स प्रेजेंट किए, फिर हमने डायमेंशन तब प्रेजेंट करने लगे हैं। तो डायमेंशन आपका इन्वायरमेंट की क्या होती है, मटेरियल डायमेंशन। मटेरियल डायमेंशन में आ जाता है कि आपके इन्वायरमेंट में मटीरियलिस्टिक चीजें कौन सी हैं, जैसे कि आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कि पोल्यूशन, आपकी रिसोर्सेज, आपकी जितनी भी चीजें वगैरह सारी चीजें वो आपकी आ जाती है मटीरियल डायमेंशन में। आइडियोलॉजिकल डायमेंशन होता है कि आपके अपनी बिलीव्स क्या हैं, और आप कैसे जो है वो रिसीव करते हो चीजों को। और इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन है आपके लॉज, आपके रेगुलेशंस, आपके कल्चर्स, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपके सोशल रूल्स एंड नॉर्म्स, आपके ट्रेडिशन, ये सारे आपके इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन में आ जाते हैं। तो ये तीनों चीजें या ये तीन क्या है, आपकी इन्वायरमेंट के डायमेंशन हैं, आपकी इन्वायरमेंट की वास्टनेस को बता रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम चीजों को होलिस्टिकली अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है, हम अच्छी पॉलिसीज बना सकें, हम अपनी सस्टेनेबल प्रमोशन करा सकें, और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के प्रोग्राम स्टार्ट कर सकें। जैसे कि हमने फूलों के पास जो है वो अब लगाना शुरू कर दिया कि डोंट कट प्लांट्स, ठीक है। हम जगह जगह बैनर लगाते हैं कि फीड द प्लांट्स, हम जगह जगह बैनर लगाते हैं कि आप पौधे लगाएं, ठीक है। हम हमारी डिफरेंट जो है वो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पौधे लगाने की कोशिश करती हैं। तो ये सारे क्या है, ये हमें इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी से पता चला कि हमने कैसे जो है वो अपनी इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना है। एक ही चीजें जो हमारे पास बार बार रिपीट हुई हैं, कभी डायमेंशन की फॉर्म में, कभी कंपोनेंट्स की फॉर्म में, तो आपको मेजर अगर कंसेप्ट हो तो आप इजीली इसको लिख सकते हो। एनी क्वेरी स्टूडेंट्स?